नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी का मंगलसूत्र भी चोरी हो जा रहा है और नरेंद्र मोदी के तमाम नफरती एजेंडे भी चोरी हो जा रहे हैं। चोरी हो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के वो सारे खेल जो वो सोचते हैं खेल कर जीत जाएंगे। क्यों आखिर नरेंद्र मोदी इतना बौखला गए हैं कि ऐसे चाल चल रहे हैं जिसमें खुद फंस जाते हैं, कभी टैक्स के नाम पे, कभी किसी दूसरे नाम पे। और इन सारे खेल को उनसे आधी उम्र के करीब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उसे फेल कर देते। आज ये हालत क्यों है? वजह साफ है, नफरत की प्रयोगशाला ज्यादा दिन नहीं चलती। बहरहाल, भाजपा का जन्म ही नफरत से हुआ, आरएसएस का जन्म ही नफरत से हुआ, तो इतिहास भी नफरत का ही होगा। आप याद करिए 1951 का जो हमारे देश का पहला चुनाव था आजादी के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज की फूलपुर सीट है, वो इलाहाबाद की सीट होती थी, इलाहाबाद जौनपुर। उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और उससे लड़ते वक्त उनके खिलाफ किसी भी पार्टी के किसी कैंडिडेट ने नामांकन नहीं किया। आरएसएस, भाजपा जो आज है वो जनसंघ होती थी, वो सब इतने परेशान हो गए हिंदू महासभा कि उन्होंने एक महात्मा कहिए, संत कहिए, कुछ कहिए, हालांकि जो चुनाव लड़ रहा है वो संत नहीं हो सकता, महात्मा नहीं हो सकता, तो उस तरह के एक व्यक्ति को उनके खिलाफ चुनाव में उतार दिया। वह उतरा, पंडित नेहरू रैली को संबोधित करने गए तो उन्होंने कहा वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन यदि आपको कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला संसद के अंदर चाहिए तो बिल्कुल उन्हें जिताइए, लेकिन अगर आपको अपने सवालों पर, अपने बात पर, अपने विकास पर बात करनी हो तो मुझे वोट दे दीजिएगा, फैसला आप कीजिए। आज मैं भी आपसे यही कहता हूं, फैसला आप कीजिए, क्योंकि एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ आपका विकास है, एक तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की सबकी लड़ाई है, एक तरफ आपको धकेला जा रहा है पीछे के इतिहास में, एक तरफ आपके लिए स्वर्णिम भविष्य, एक तरफ वह घोषणा पत्र है जो आपको आपके अधिकार देता है, आपको सबल सक्षम बनाता है, दूसरा है जो आपको सपने दिखाता है लेकिन आपको लूटता है। तो जब यह हो तो फैसला आपको करना होता है। आज स्थिति क्या है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र से नरेंद्र मोदी इतना बौखला उठे कि उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता दिया। तो राहुल गांधी ने आज एक कार्यक्रम में पूछ लिया जनता से कि आपको यह घोषणा पत्र कैसा लगा, तो पूरी जनता बोली कि क्रांतिकारी है। राहुल गांधी ने कहा शायद तभी नरेंद्र मोदी को पैनिक हो गया है, यानी वो परेशान हो उठे। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। आप ये मत सोचिए कि ये काम 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का है। ये लाइफ टाइम का काम है और इसको हम मिलकर करने जा रहे हैं। आप सबका, कांग्रेस जनरली क्रांतिकारी काम करती है। आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये कांग्रेस का अब नया
क्रांतिकारी मिशन है। वो हैरान है। क्यों हैरान? उन्होंने मुस्लिम लीग ही क्यों कहा? वजह साफ है। देश की आजादी के पहले 3 राज्यों में जो सरकार चला रहे थे, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग, बीजेपी के लोग, वो मुस्लिम लीग के साथ चला रहे थे। उसके साथ हम निवाला थे, हम प्याला थे। सत्ता में भी, सत्ता के सुख में भी, अंग्रेजों के चारण करने में भी। और जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों से कह रहे थे आप मत जाओ, हम आपके साथ हैं। अंग्रेजों ने कहा देश को टुकड़े टुकड़े कर दो, तो उन्होंने कहा कर देंगे। उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिए अपनी विधानसभाओं में तीनों जगह कि इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दो, एक पाकिस्तान बना दो, एक हिंदुस्तान बना दो। एक पाकिस्तान बन गया, एक भारत बना, क्योंकि पंडित नेहरू, गांधी, पटेल ये सब नहीं तैयार थे हिंदुस्तान बनाने। बहरहाल भारत बना। उस भारत में सबको अधिकार दिया गया। कोशिश की गई कि कैसे बनाया जाए। तो आपको जैसे मैंने बताया कि पहले ही चुनाव में इन्होंने खेल किया। पंडित नेहरू ने संविधान बनाने की पहल की, उस संविधान की जिसकी नींव उन्होंने 1935 में रखी थी, जब इस देश में पहली बार डोमेनियन स्टेट बना था और चुनाव हो रहे थे। जब इंडिया एक्ट पास हुआ था तब उन्होंने रखा था। तो उस संविधान की जो बात की थी उसको बनाने का काम शुरू किया गया। संविधान सभा बनी और देश के तमाम लोगों ने मिलकर एक संविधान बनाया। उस संविधान को खत्म करने का आज नाम लिया जा रहा है। उसको किस तरीके से बदल देने का नाम लिया जा रहा है। कौन ले रहा है? नरेंद्र मोदी के उनके लोग। जब यह खेल करते हैं तो राहुल गांधी कहते हैं संविधान से देश चलेगा, देश चलेगा, और देश के संविधान को कोई नहीं बदल पाएगा। यदि बदलने की कोशिश करेगा तो हम देखेंगे। ये जो चुनाव है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पहली बार किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। हम देखेंगे यह संविधान कैसे बदला जाता है। राहुल गांधी के यह सब एक चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए। वही राहुल गांधी उठाते हैं मुद्दे युवाओं के, बेरोजगारी के और दूसरी चीजों के। उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 6-7 में आप देख लें, सामाजिक न्याय की बात है, जिसमें पिछड़ों, दलित, आदिवासियों, गरीब सवर्ण वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने की बात कही गई। उनकी एक जातिगत जनगणना करा के उन्हें हक देने की बात कही गई है, हिस्सेदारी देने की बात कही।
लेकिन नरेंद्र मोदी को उसमें मुस्लिम लीग नजर आती है। क्यों नजर आती है मैं बता चुका हूं। ये इसलिए नजर आती है। तब फिर ये डराते हैं कि अब आप पे विरासत टैक्स लगाएंगे। आप याद करिए, विरासत टैक्स लगाने का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी सरकार में ही 2019 में तैयार किया गया। तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जो जयंत सिन्हा थे, उन्होंने इसको लेकर के बाकायदे कहा, Which is why we need estate taxes so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. और बताया कि हम कैसे विरासत टैक्स लगाने जा रहे हैं और अमेरिका से तुलना की। उसी बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज के जो अमेरिका में रहते हैं सैम पित्रोदा ने भी की थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि भारत में लगाना चाहिए, उन्होंने कहा था अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है। और ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको याद करिए 1953 में भारत में स्टेट टैक्स के नाम से विरासत टैक्स लगता था और वो टैक्स 1985 तक चला और 1985 में राजीव गांधी ने उस टैक्स को खत्म किया था। तो जिस व्यक्ति ने खत्म किया हो उसका बेटा उसे क्या लागू करने की सोचेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी को झूठ बोलने की बीमारी है, मैं पहले ही बता चुका हूं। उस बीमारी के कारण वो कहते हैं कि राहुल गांधी ये टैक्स लगाना चाहते। राहुल गांधी ने तो आज तक ऐसी कोई बात ही नहीं की। उल्टा राहुल गांधी कहते हैं जो ये गलत टैक्स लगाए गए हैं, गब्बर सिंह टैक्स लगाए गए यानी जीएसटी, इन सब टैक्स को हम कम करेंगे, इससे निजात दिलाएंगे। और फिर जब नरेंद्र मोदी इससे भी नहीं कुछ कर पाते हैं तो महिलाओं को भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि उनकी भावनाओं से खेलते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र, तुम्हारा सोना सब कुछ ले लेगी कांग्रेस। तब प्रियंका गांधी कहती है, कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। लेना हमने तो नहीं सीखा, हमारा परिवार तो देना जानता है और हमने किस तरीके से दिया था। याद करिए, हमारी दादी ने 5 नवंबर 1962 को इस देश की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सेना के लिए अपना सारे जेवर, अपना मंगलसूत्र, सब कुछ डोनेट कर दिया था। मेरी मां सोनिया गांधी ने इस देश के लिए अपने मंगलसूत्र को कुर्बान कर दिया और मेरे परिवार ने सदैव कुर्बानी दी। चाहे मोतीलाल नेहरू जी हो, उन्होंने कुर्बानी दी थी। जब देश में पहली सरकार बननी थी तो देश की सरकार बनाने के लिए जो जगह की जरूरत थी वो उन्होंने दी थी, वो दिल्ली की अपनी भूमि दी थी। और जब प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू तो इस देश को गरीबी खत्म करने के लिए सबसे दान की गुहार की थी और उस समय उन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति इस देश को दान दे दी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मारुति कंपनी दान दे दी थी। तो आप सोचिए, अपना सब कुछ देने वाला, इस देश के लिए शहादतें तक देने वाला परिवार, कितने शहीद हुए उस परिवार से? 11 लोग। उनसे आप कहते हैं कि वो आपका छीन लेंगे, आपका ले लेंगे। जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं तो याद आता है कि कैसे वो अपने पिता के मौत का कारण बने थे जब वो अपनी मां के छिपाए हुए जेवर और दूसरी चीजें लेके चले गए थे घर से। वह दिन किसको नहीं याद है जब उन्हें इसके कारण से सदमा लगा था, हार्ट अटैक हुआ था। अपनी मां का मंगलसूत्र तो उन्होंने खुद छीना, किसी और ने नहीं छीना। तो जो मंगलसूत्र छीनने वाला हो, जिसने अपनी पत्नी के साथ धोखा किया हो, उसके मंगलसूत्र की लाज न रखी हो,
वो मंगलसूत्र की बात करता है। तो प्रियंका यह जवाब देती, प्रियंका के जवाब से वो बिल्ला जाते हैं और फिर उल जलूल बातें करने लगते हैं। असलियत तो एक और भी है, जिसका प्रियंका जी से ज्यादा बेहतर करारा जवाब इस देश के कायर प्रधानमंत्री को कोई नहीं दे सकता था। इस देश के प्रधानमंत्री ने ना तो दाम्पत्य के सूत्र की गरिमा रखी, ना मंगलसूत्र का महत्व रखा जब उन्होंने कहा कि आपका मंगलसूत्र ले लेंगे। क्या है मंगलसूत्र? एक सोने की चेन जो कोई पहन लेता है। मंगलसूत्र दाम्पत्य का वो पवित्र, वो पावन प्रतीक है जो करोड़ों ब्याहताएं पहनती हैं और जीवन पर्यंत उस संबंध को निभाती हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई वो कहने की? और बिल्कुल ठीक कहती है प्रियंका गांधी। जिस देश के लिए उनकी मां, जिस देश के लिए सोनिया जी का सुहाग कुर्बान हुआ, जिस देश में जंग के दौरान इंदिरा जी ने अपने जेवर दे दिए, जिस देश में 700 किसानों की शहादत होती है, उनकी विधवाओं का मंगलसूत्र आप नहीं पूछते हैं? आप नहीं पूछते हैं कि उन करोड़ों महिलाओं का जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के चलते अपने जेवर गिरवी रखकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं? आप नहीं पूछते हैं मणिपुर में लोगों के मंगलसूत्र का क्या हाल है? आप नहीं पूछते हैं उन 2 किसान की विधवाओं से हर घंटे जो खुदकुशी कर रहे हैं? ये किस डिस्कशन को आप कहां लेकर आ गए? आप भय और आतंक फैला रहे। कांग्रेस टैक्स लगा देगी, कांग्रेस आपका सामान ले लेगी। कांग्रेस ने आज तक तो ऐसा किया नहीं, अब कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी? लगातार झूठ बोलने का काम। मुझे कभी कभी अब मोदी जी में शायद उम्र का भी तकाजा है, वृद्ध भी ज्यादा लगते हैं, जबान भी लड़खड़ाती है, कुछ का कुछ बोल जाते हैं। कई लोगों से बीजेपी में बात करो तो वो कहते भी हैं कि कभी कभी तो ऐसी बात बोल जाते हैं कि हम लोग डिफेंड ही नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्या बोल जाते हैं। उम्र का ही असर लगता है। वो व्हाट्सएप के अंकल जी लोग नहीं होते हैं, वैसे लगते हैं मुझे आजकल मोदी जी। बहरहाल उल जलूल बातें करते हैं, वो नफरत फैलाने की बातें करते हैं। नफरत फैलाने के लिए वो आरएसएस के उस एजेंडे पे, हिंदुत्व पे आ जाते हैं, नफरत वाले हिंदुत्व पे, कट्टरता वाले हिंदुत्व पे। लेकिन इस देश की जनता अब समझने लगी है, इस देश के लोग समझने लगे हैं, वो जवाब देने लगे। तो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू उसका जवाब देता है, मुस्लिम मौन साध लेता है। उसे घुसपैठिया कहते हैं, गद्दार कहते हैं और न जाने क्या क्या कहते हैं। वो मौन साधे। यही तो नरेंद्र मोदी के लिए डर है कि आखिर ये आंधियों से, तूफान से पहले का सन्नाटा क्यों है? क्योंकि कहीं इस तूफान में, इन आंधियों में उनकी सत्ता ना उखड़ जाए, इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो तमाम साजिशें रचते हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन सबको वो कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम देने वाले लोग, हमने मनरेगा दिया, हमने एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने खाद्य का अधिकार दिया, जिसके बूते आज तमाम सरकारें, तमाम योजनाएं चला पा रही। हमने सदैव अधिकार दिए, हम किसी के अधिकार क्यों छीनेंगे? हम तो देने वाले हैं और अब भी देंगे, एक बार नहीं बार बार देंगे। इसको लेकर राहुल गांधी बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। घबराए हुए हैं, डर गए हैं, क्योंकि जानते हैं कि इलेक्शन हाथ से जा रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड्स में इतनी चोरी हुई है कि इलेक्शन के बाद उनकी मुश्किल हो जाएगी। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा।
तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है, मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। कि जो 16 करोड़ अदानी का माफ कर दिया, अदानी के लिए सब कुछ करते रहे नरेंद्र मोदी, तो अदानी के लिए करने की बजाय हम अदानी का जरूर लेंगे, लेकिन वो सब हम देंगे किसको देंगे? उन युवाओं को देंगे जो बेरोजगार हैं, उन महिलाओं को देंगे जो गरीब परेशानी से जी रही हैं, हम उन बच्चों को देंगे जो शिक्षा लेना चाहते हैं, हम उन किसानों को देंगे जो आत्महत्या कर रहे हैं, हम उन बेटियों को देंगे जो शिकार हो रही हैं, हम उन सब को देंगे जो चाहते हैं कि उनको अधिकार मिले। तो राहुल गांधी का यह कहना होता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी की हालत बिगड़ जाती है, उनका कोई नैरेटिव चल नहीं पा रहा है। पहले चरण के चुनाव में उनकी हालत बिगड़ गई है और दूसरे चरण के चुनाव आ गया है, और ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ा खतरा नजर आ रहा है कि यदि हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो हम जीतेंगे कैसे। इसलिए तमाम झूठे नफरती काम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वोट डलवाने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किस तरीके से जबरदस्ती मतदान केंद्र के अंदर, बूथ के अंदर अपने एजेंट लगा करके उनसे वोट जबरदस्ती डलवाया जा रहा है, इससे समझा जा सकता है क्या है। लेकिन चुनाव आयोग में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उन्हें जवाब दे। लेकिन इस देश की जनता जवाब देना चाहती है, वो जवाब दे, और वो जवाब देने के लिए तैयार बैठी है, चाहे देश का नॉर्थ ईस्ट हो या गुजरात हो, या इस देश का तमिलनाडु हो या जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो। लद्दाख में भी सोनम वांगचुक रोज बरोज मजबूती के साथ में लड़ते नजर आ रहे हैं लद्दाख के हक के। Good morning world. I'm at the climate fast site in Ladakh in the Indian Himalayas. It's the 50th day of fast with salt and water, where roughly 50,000 people participated. I just got back from a conference in Bangalore on environment and climate change. Let me bring you home the realities happening in high Himalayas so that you understand why we are having to do all this. Here's a picture I took from my flight while flying out towards Bangalore. You can see in this one frame roughly 10 glaciers. This is why the Hindu Kush Himalayas are called the third pole of the planet Earth. Roughly 50,000 glaciers and roughly 2 billion people, 1/4 of the planet's population, depend directly or indirectly for water on these Himalayas. And this is what is happening to these glaciers. This one is Drangdrung Glacier in Zanskar. It used to be a majestic towering glacier just 40 years ago that I remember. And today it's a shadow of itself. And now it's not melting silently. These melting glaciers cause a roaring stream at their snout, and often, when conditions match, they cause flash floods. हर जगह हक की आवाज बुलंद है, लेकिन मोदी सबका हक मार रहे हैं, तब राहुल गांधी सबको हक देने की बात कर रहे हैं। फैसला आपको करना है कि आपको हक देने वाले के साथ जाना है, भविष्य देने वाले के साथ जाना है, या नफरत फैलाने वाले के साथ जाना है, झूठ बोलने वाले के साथ जाना है, मक्कारी करने वाले के साथ जाना है। फैसला आप कीजिए, क्योंकि मतदाता आपको किसके साथ जाना है। जय